क्लास 10th में आने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। आज हम 10th की साइंस का पहला चैप्टर फिजिक्स का पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। मेरा नाम अनुनय शर्मा और ये आपका चैनल अनुनय एकेडमी। आइए इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से होती है, किन किन मिरर से होती है, उनके बारे में जानेंगे। कैसे रिफ्लेक्शन होती है वो जानेंगे, और रिफ्रैक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेंस के बारे में भी जानेंगे, और भी बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और ये चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट और है भी बहुत आसान। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर मुश्किल लगता है, लेकिन एक्चुअली में ये चैप्टर बहुत आसान है, तो बने रहिए, इस चैप्टर को और आसान बनाते हैं। चलिए हम जानते हैं सबसे पहले लाइट के बारे में कि लाइट होती क्या है। बेटा लाइट क्या होती है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन, जो हमें विजन यानी जिसकी वजह से हमें दिखता है। अब हमें यह समझना है कि हमें चीजें दिखती कैसी हैं। लाइट की वजह से दिखती हैं, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, सुनो। इसके पीछे का कारण है रिफ्लेक्शन। आप मुझे कैसे देख पा रहे हैं? मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, लाइट मेरे ऊपर गिरने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो आपकी आंखों में पहुंच रही है, और आपकी आंखों में बन रहा है एक फोटो, मेरा एक इमेज। इसलिए आप मेरे को देख पा रहे हैं। अंधेरे में हम नहीं दिख पाते क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती। लाइट नहीं होती तो रिफ्लेक्शन नहीं होती, इसलिए हमारे इस इधर इधर आंख में अंदर इमेज नहीं बन पाती। So light is a form of energy which gives us the sensation of vision. लाइट वो एनर्जी है जो हमें विजन देती है, जिसकी वजह से हमें दिखता है। दिखने वाली बात समझ में आ गई। नेचर ऑफ लाइट, लाइट होती कैसी है ये भी हम देखेंगे। लाइट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। मेनली हम कहेंगे लाइट की जितनी भी डिस्कशन होती है उसे हम कहते हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स। आपके चैप्टर में बेसिकली हम रे ऑप्टिक्स के बारे में ही बात करेंगे। फिजिकल ऑप्टिक्स ये आपके चैप्टर में, या वेव ऑप्टिक्स या क्वांटम ऑप्टिक्स की बात हम अभी आपके चैप्टर में नहीं करेंगे। सो आइए, लाइट की पहली थ्योरी जो जिसको हम कहते हैं पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहती है? कहती है कि लाइट ना किस चीज से बनी हुई है। तो इन्होंने कहा लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी हुई है। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। लाइट कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। ये पार्टिकल ट्रेवल कैसे करते हैं? स्ट्रेट लाइन में, और स्पीड वेरी हाई स्पीड। द एलिमेंट्री पार्टिकल, वो पार्टिकल जिनसे लाइट बनी है, उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं फोटोन। यानी हमें समझ में क्या आ रहा है? हमें ये समझ में आ रहा है कि लाइट फोटोन से बनी है। फोटोन क्या है? पार्टिकल्स हैं। लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटोन्स, और ये फोटोन्स बहुत हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। भाई रिफ्लेक्शन की बात करेंगे या रिफ्रैक्शन की बात करेंगे इस पूरे चैप्टर में। ये जो फिनोमिना है, ये जो लाइट का फिनोमिना है, ये हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। यानी पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें क्या समझ में आया? कि हमें यह समझ में आया कि अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स व्हिच ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, एंड दीस पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। ये तो होगी लाइट की पार्टिकल थ्योरी। लेकिन एक थ्योरी और आई जो ये कहती है कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी लाइट वेव की तरह भी बिहेव करती है। लाइट वेव, वेव समझ रहे हो? वेव की तरह भी बिहेव करती है। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। भाई वेव थ्योरी कह रही है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है? पहले इधर समझ लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? वो वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए जो यानी वो वेव्स जो मीडियम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, यानी कोई मीडियम है तो भी, और वैक्यूम से भी ट्रेवल कर सकती हैं, ऐसी वेव्स को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। वो वेव्स व्हिच कैन ट्रेवल थ्रू मीडियम एज वेल एज थ्रू वैक्यूम आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो ये कह रहा है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जरा यहां से समझते हैं। जहां से सन से लाइट आ रही है ना पूरी पृथ्वी के ऊपर, बीच में वैक्यूम है, वैक्यूम से भी ट्रेवल कर रही है, और फिर हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, एयर से भी ट्रेवल करती है, तब हमारे पास यहाँ अर्थ के ऊपर यानी मेरे और आपके पास वो लाइट पहुंचती है। यानी लाइट दोनों ही जगह पे ट्रेवल कर पा रही है। लाइट वैक्यूम में भी ट्रेवल कर पा रही है, और लाइट मीडियम में यानी एयर से भी ट्रेवल कर पा रही है। और इसीलिए हम कहते हैं कि लाइट जो वेव थ्योरी कहते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। The light waves travel at a very high speed of 3 into 10 raised to power 8 meter per second in vacuum। बहुत बड़ी स्पीड है ये। 3 into 10 raised to the power 8 meter per second। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ 3 लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतने सारे मीटर्स लाइट ट्रेवल कर जाती है।
very high speed. Okay, the wavelength of a visible light की wavelength कुछ ये रही, लेकिन हमने इसको याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है अभी। इस वेव थ्योरी से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स। जैसे आप अपना घर का दरवाजा खोलते हैं तो लाइट यहाँ कह रहे हैं कि इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फोटोन स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, वेव स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लेकिन ये कह रहा है कि वेव जो है, वेव की वजह से एक फिनोमेना जनरेट हो रहा है। वो जनरेट क्या हो रहा है? लाइट कॉर्नर्स की तरफ को बेंड कर रही है, लाइट बेंड कर रही है। सो हम वेव नेचर से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, हम पोलराइजेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके, ये सारी की सारी चीजें हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब हम लाइट को वेव नेचर समझें। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि हम देख रहे हैं कि लाइट बेंड भी कर रही है, हम देख रहे हैं लाइट पोलराइज भी हो रही है, हम देख रहे हैं इंटरफेरेंस भी हो रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चल रही है। तो जब लाइट स्ट्रेट लाइन में पार्टिकल थ्योरी के हिसाब से चल रही है तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो एक्सप्लेन हम पार्टिकल थ्योरी से कर सकते हैं, वेव थ्योरी से नहीं कर सकते। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि लाइट भाई बेंड भी कर रही है, लाइट पोलराइज भी हो रही है, इंटरफेरेंस भी हो रही है। लेकिन इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन अगर हम लाइट को पार्टिकल नेचर समझें कि लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स, तो उससे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो एक दूसरी थ्योरी सामने आई कि भाई लाइट तो वेव नेचर की है। अब सवाल ये हुआ कि हमें क्लियरली बताओ कि लाइट पार्टिकल नेचर की है या वेव नेचर की है। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट सामने आई, उसने बोला ना पार्टिकल नेचर की है ना वेव नेचर की है, दोनों को मिक्स कर दो, दोनों ही नेचर इस लाइट में शामिल हैं। और ये क्या कह रहा है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ये क्या कह रही है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट इज हैज ए ड्यूल नेचर, लाइट की डबल नेचर है, लाइट की डबल नेचर है। लाइट एक्सिबिट्स और द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ, लाइट दोनों की प्रॉपर्टी दे रहा है, वेव की भी प्रॉपर्टी दे रहा है और पार्टिकल नेचर की भी प्रॉपर्टी दे रहा है। ये हमने दोनों थ्योरी से देख ही लिया। लाइट इज एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड एज पार्टिकल। जब लाइट एमिट होती है, कहीं से निकलती है, तो एक पार्टिकल की तरह निकलती है, फोटोन की तरह निकलती है। और जब लाइट अब्सॉर्ब होती है, कोई चीज लाइट को अब्सॉर्ब कर लेती है, तब भी पार्टिकल की तरह ही अब्सॉर्ब होती है। लेकिन प्रोपागेट एज ए वेव, प्रोपागेट करती है वेव की तरह। वेव प्रोपागेट मतलब चलना, चलती है वेव की तरह। जब निकलती है तो पार्टिकल की तरह, जब कोई चीज, जब लाइट अब्सॉर्ब होती है तो पार्टिकल की तरह, लेकिन जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो वेव की तरह ट्रैवल होती है। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट ने पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट एंड वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोनों को एक साथ रख दिया और वो बन गई हमारी मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इसी के ऊपर अभी तक हम इस मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के ऊपर ही काम करते हैं लाइट में। फाइन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट कहीं पड़ी और वापस आई टकरा के, लाइट कहीं पड़ी और वापस आई। जैसे आपने एक दीवार के ऊपर बॉल मारा ना, टक, और बॉल दीवार से टकरा के वापस आया। ऐसे लाइट के जो पार्टिकल नेचर है यहां वो काम आ रही है। लाइट में जो फोटोन है, पार्टिकल्स हैं, वो फोटोन दीवार से टकराए और वापस आए, फोटोन दीवार से टकराए और वापस आए। ये जो वापस आने के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, लाइट का वापस आना इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम में गई उसी मीडियम में वापस। यानी जब मेरे से लाइट टकराई तो ये मीडियम है, बीच में एयर, इसी एयर में वापस चली गई। आप दीवार को देख पा रहे हो, यानी दीवार के ऊपर लाइट पड़ रही है, टकरा रही है और टकरा के उसी मीडियम में वापस आ रही है। ये बात समझ में आई? सो द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम और स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेगी, इस और उस स्ट्राइक करके वापस आएगी, उस वापस आने को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। भाई, हमें जो चीजें दिख रही हैं, मैं आपको देख पाऊं या आप मुझे देख पा रहे हैं, इसका कारण है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी वहां लाइट कैसे बिहेव कर रही है, फोटोन वहां कैसे बिहेव कर रही है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये जो रिफ्लेक्शन है ये दो तरह का हो सकता है, रेगुलर हो सकता है या इसको स्पेकुलर भी कहते हैं, या इरेगुलर हो सकता है, इसको डिफ्यूज भी कहते हैं। क्या मतलब है रेगुलर और इरेगुलर का? रेगुलर और इरेगुलर का मतलब है कि अगर कोई लाइट, ये रेगुलर, हमारे पास कोई प्लेन हाईली वेल पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस हो, ऐसा सरफेस जो बिल्कुल स्मूथ हो, हाईली स्मूथ हो, इसके ऊपर जब लाइट गिरे, ये लाइट यहां पे गिरी और ये लाइट हमारे पास यहां वापस चली, इसी के पैरेलल लेटर से कोई और एक और रे लाइट की आ रही है, वो इधर गिरी, और जब वो वापस जा रही है तो वापस जाने वाली रेज भी पैरेलल है। यानी ये वाली रेज जो है
इंसिडेंट रेज ये भी पैरेलल हैं, ये रिफ्लेक्टेड रेज ये भी पैरेलल हैं। होती क्या है इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेज, थोड़ी देर में वहां भी पहुंचेंगे। तो ऐसे चीज को हम रेगुलर 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 रिफ्लेक्शन कहते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये जरा देखिए, ये लाइट यहाँ यहाँ गई, ये तीनों रेज आपस में पैरेलल हैं जो इंसिडेंट हो रही है, यहां टकराने के बाद ये बाउंसिंग बैक कर रही हैं, बाउंस बैक करने के बाद भी ये तीनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो हम कहेंगे इट इज ए रेगुलर रिफ्लेक्शन। स्मूथ सरफेस से ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ एंड वेल पॉलिश्ड, कब है जब रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ हो, वेल पॉलिश्ड हो, फॉर एग्जांपल मिरर हो, पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, ये इसके ऊपर जो पैरेलल रेज गिर रही है रिफ्लेक्टेड पैरेलल टू वन अदर आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो एक दूसरे के पैरेलल ही जा रही हैं, इधर उधर नहीं भाग रही। क्या मतलब हो गया इसका, थोड़ी देर में और समझेंगे। रिफ्लेक्टेड रेज गोज इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं सभी की सभी रेज, तो हम कहेंगे ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अभी हम पढ़ेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड ओनली इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन केवल और केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन पर ही वैलिड है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, अगर हमारा सरफेस जो है वो स्मूथ ना हो, सरफेस हमारा रफ हो, अगर रफ सरफेस है तो ये रेज जब स्ट्राइक करेंगी, जरा इधर ध्यान देते हैं, ये रेज देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक इधर स्ट्राइक कर रही है, इधर स्ट्राइक कर रही है, इधर स्ट्राइक कर रही है, लेकिन स्ट्राइक करने के बाद एक रे इधर चली गई, एक रे लेकिन दूसरी रे ऐसे चली गई, यानी ये तीनों ही रेज आपस में पैरेलल नहीं रही आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर बाउंसिंग बैक। जब बाउंसिंग बैक के बाद ये तीनों रेज आफ्टर में आपस में पैरेलल नहीं रही, तो हम कहेंगे ये डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन है, या हम कहेंगे ये इररेगुलर रिफ्लेक्शन है। व्हेन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ, कब होता है ये, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ, तो पैरेलल रेज फॉलिंग ऑन इट, इसके ऊपर जो पैरेलल रेज, सन से जो रेज आ रही हैं, लाइट की रेज जो आ रही हैं, वो जो पैरेलल रेज हैं, ये आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, किसी भी डायरेक्शन में चली जाएंगी। यहां क्या था, एक ही डायरेक्शन में तीनों जा रही हैं। यहां क्या था, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन इधर क्या है, ये रिफ्लेक्शन किसी भी रेज में, जैसे 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 ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके ऊपर कोई रे गिरी इधर और बाउंस होके इधर चली गई, कोई रे इसी से पैरेलल आई, देखो लेकिन इधर गिरी, लेकिन ये इधर चली गई, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम नहीं है, दोनों अलग 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 डायरेक्शन में जा रही हैं। कोई रेज और ले लूं, वो यहां गिरी, ये इधर से वापस आ गई। भाई जितनी भी आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज है ना, वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है और किसी भी डायरेक्शन में जा रही हैं। जब ऐसा हो तो हम इसे कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इररेगुलर रिफ्लेक्शन में वैलिड नहीं होते। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वैलिड इन इररेगुलर रिफ्लेक्शन। याद रह जाएगा, ये क्लियर हो गया। ओके, इस केस में होता क्या है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एग्जांपल समझते हैं। दीवार दिख रही है आपको, क्या दीवार में आपको आपका चेहरा दिख रहा है? नहीं, क्योंकि आपसे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है वो दीवार पर गिर रही है, लेकिन दीवार एक रफ सरफेस है। रफ सरफेस होने की वजह से वहां जो लाइट बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होके आ रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही है, इस वजह से वो इमेज नहीं बना पा रही, इसलिए आपको आपकी इमेज आपकी दीवार पर या आपके इस सरफेस के ऊपर नहीं दिख रही। अगर इसी दीवार को मैं हाईली प्लेन स्मूथ कर दूं या इसके ऊपर एक मिरर लगा दूं, तो आपको अपनी इमेज उसमें दिखाई देगी ना, क्यों, क्योंकि वो रेगुलर है। सो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्शन होती है, उसमें हमें अपनी फोटो, अपनी इमेज दिखाई देती है, लेकिन इररेगुलर सरफेस में हमें इमेज नहीं दिखाई देती, केवल और केवल सरफेस ही दिखाई देता है। इधर ध्यान देना, इररेगुलर रिफ्लेक्शन में हमें वो सरफेस तो दिखाई देता है जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, लेकिन उस सरफेस के ऊपर कोई भी इमेज हमें नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ते हैं। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले तो रिफ्लेक्शन समझते हैं और उस रिफ्लेक्शन के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। आइए, ये एक हाईली स्मूथ वेल पॉलिश्ड सरफेस है। वेल पॉलिश को मैं जरा ऐसे दिखा देता हूं, क्लियर होगी बात? ओके, इसके ऊपर कोई रे गिरी, ये एक रे गिरी, यहां पहुंची, ये जो रे फॉल हुई, इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे जी? इंसिडेंट रे।
इंसिडेंट रे क्या होगी? द रे ऑफ लाइट दैट स्ट्राइक्स द सरफेस, वो रे ऑफ लाइट जो सरफेस को स्ट्राइक कर रही है उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। सो द रे विच इज फॉलिंग ऑन द सरफेस, द रे विच इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। क्लियर होगी? इंसिडेंट रे क्या हुई? फिर से समझ लो, जो इंसिडेंट कर रही है, जो गिर रही है, जो फॉल कर रही है, कहां? सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, दैट इज नोन एज द इंसिडेंट रे। और जहां ये स्ट्राइक कर रही है ना, वो पॉइंट है ये, इसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं इसे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी वो पॉइंट जहां पे लाइट गिर रही है, वो पॉइंट जहां इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ मिल रही है, उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस गिरना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिस पॉइंट के ऊपर गिरना। सो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो ये रही आपकी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की डेफिनेशन। Point of incidence is that point at which the light is incident on the reflecting surface. Definitions इधर मैंने लिखी है। नॉर्मल, अब बात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल। हमें इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉ करना है। नॉर्मल ड्रॉ, इमेजिनरी है, सारी चीजें दिख नहीं रही हैं हमें, लेकिन ऐसा हो रहा है। चलिए नॉर्मल ड्राई करने के लिए मैं इससे बना देता हूं इसको नॉर्मल। ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, यहां से अगर मैं ऐसे एक 90 डिग्री एंगल बना दूं तो इसे हम कहेंगे नॉर्मल। ये क्या हो गया? नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है परपेंडिकुलर। तो हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कहां किया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और उस परपेंडिकुलर को बोल देते हैं नॉर्मल। सो व्हाट इज द नॉर्मल? The perpendicular at the point of incidence is known as the normal. The perpendicular at the point of incidence to the surface, किससे perpendicular? किसके? ये surface के। The perpendicular at the point of incidence to the surface is known as normal. ये होगी हमारी normal की बात। ओके, यहां भी देख लो, perpendicular to the reflecting surface at the point of incidence is called normal. Perpendicular to the reflecting surface, perpendicular to the reflecting surface के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसको हम कहेंगे नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? फिर से थोड़ा इधर, नई क्लास है ना, थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए बहुत आराम से समझना, बार बार रिवाइज करवा रहा हूं। इंसिडेंट रे, वो रे जो इंसिडेंट हो रही है, वो रे जो गिर रही है, ये रे आई, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये रे यहां गिरी, तो इस रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। जहां गिरी, जिस पॉइंट पर गिरी, जिस पॉइंट पर उसने रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच किया, वो हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इस रिफ्लेक्टिंग के सरफेस के ऊपर अगर मैं 90 डिग्री ऐसे बना दूं, ऐसे 90 डिग्री बना दूं, तो मैं उसे कहूंगा नॉर्मल। इतनी बात समझ में आ गई? ऑलराइट, नॉर्मल के बाद ये रे स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट करेगी कि नहीं? बाउंस बैक करेगी, नॉर्मल है। रेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि हमने हाईली स्मूथ वेल पॉलिश सरफेस लिया हुआ है, तो इसको कर देते हैं भाई रिफ्लेक्ट। यहां से रिफ्लेक्ट होगी और लेटर से ये यहां चली गई। अब जो रे रिफ्लेक्ट होके गई, भाई सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टेड रे, इसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या हुई? इंसिडेंट रे बाउंस बैक करके जो वापस गई, उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे ऑफ लाइट विच इज टर्न्ड बैक या बाउंस्ड बैक आफ्टर रिफ्लेक्शन इनटू द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई थी, इसी मीडियम में वापस चली गई। इस वाले यहाँ देखिए, ये इंसिडेंट रे इस मीडियम से आई, यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में वापस चली गई। इधर ऊपर एक ही मीडियम है, तो इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। द रे आफ्टर स्ट्राइकिंग or bouncing back is known as the reflected ray. The ray after striking or bouncing back is known as the reflected ray. तो ये हो गई कहानी हमारे पास reflected ray की। अब इधर आना, अब हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल इन्वॉल्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस का एंगल क्या होता है भाई? एंगल जब भी हम मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये रहा इंसिडेंट रे, इसके बीच में जो एंगल है उसको हम डिनोट कर देंगे आई से। अब हम कहेंगे दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यही डेफिनेशन में लिख देना है। एंगल which the incident ray makes with the normal, come on इधर ध्यान, angle which the incident ray makes with the normal is known as the angle of incidence. It is denoted by I. Angle which the incident ray makes with the normal is known as the angle of incidence and it is denoted by I. याद कर लो, अभी नोट्स में लिख भी लो। Angle which the incident ray makes with the normal is known as the angle of incidence. अच्छा, तो फिर रिफ्लेक्शन हो गई, बाउंसिंग बैक हो गई, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा कुछ। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी ठीक ऐसे ही मेजर करेंगे और हम इसको कहेंगे एंगल, ये रहा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको डिनोट करेंगे आर से। किसके बीच में है?
ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को कहेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यही डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल, फिर से, angle which the reflected ray makes with the normal is known as the angle of reflection and it is denoted by r. Is it okay? Clear? Simple? ध्यान में आया? वो एंगल जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में है, दोनों केसेस में नॉर्मल है। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ये छोटी सी तो कहानी है इसमें। क्लियर होगी बात यहाँ पे ठीक है, ठीक है, ओके। ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ तक। तो ये है वो इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है। कितनी टर्म है भाई? एंगल इंसिडेंट रे की बात करेंगे, द रे विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द सर्फेस, जहां गिर रही है, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। व्हाट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस? द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस। द पॉइंट एट विच द इंसिडेंट रे इज स्ट्राइकिंग द सरफेस इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। स्ट्राइक करने के बाद ये बाउंस बैक करके रिफ्लेक्ट होगी। द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। द रे आफ्टर बाउंसिंग बैक या द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन और द इंसिडेंट रे आफ्टर बाउंसिंग बैक बिकम्स द रिफ्लेक्टेड रे। कहानी खत्म। Normal, the normal, perpendicular at the point of incidence to the reflecting surface। reflecting surface के ऊपर जो perpendicular है यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है वो हो गया normal मतलब perpendicular। अब कहानी आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, दोनों ही का संबंध, दोनों ही का रिलेशन नॉर्मल के साथ है। अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल बना रही है तो इसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो उसी नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है हम उसे कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये होगी कहानी उन टर्म्स की जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। आगे चलते हैं जी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात यही कि ये टर्म्स तो हमने समझ रही, लेकिन नियम कानून क्या है? रिफ्लेक्शन कैसे होता है? क्या वो कुछ नियम कानून, कुछ लॉज फॉलो करता है, या यूं ही जहां गिरा वहां से जैसे मन किया वैसे रिफ्लेक्टेड बैक हो गए, जैसे मन किया वैसे बाउंसिंग बैक हो गए? ये ऐसा तो नहीं होता कहीं। समझते हैं। पहला नियम ये कह रहा है कि अगर मेरे पास अगर 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 मेरे पास कोई प्लेन सरफेस है, ये हाईली स्मूथ वेल पॉलिश, ये पॉलिश दिखा रहा हूं मैं, इसके ऊपर कोई इंसिडेंट रे गिरी, ये गिरी, ये हो गए इंसिडेंट रे, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर मैं बना देता हूं नॉर्मल, तो ये हो गया मेरा नॉर्मल, ये हो गया मेरी इंसिडेंट रे। ओके, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, ये होगी मेरी रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कह रहा है कि भाई अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे ये रही, द रिफ्लेक्टेड रे ये रही, एंड द नॉर्मल वो ये रहा, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। बेटा इसको समझ लेना, which is perpendicular to the plane of the reflecting surface। ये all lie in the same plane। प्लेन को कैसे समझे, प्लेन को कैसे समझे? चलिए समझते हैं, प्लेन को समझते हैं। ये एक नोटबुक है, इसका एक ये प्लेन है, इंसिडेंट रे ऐसे आई, ये रही इंसिडेंट इधर की, ये रहा इसका नॉर्मल, और ये रही इसकी रिफ्लेक्टेड रे। अब बात समझो जरा, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, और जहां ये मिल रही है ना इधर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये एक ही प्लेन पर है, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे फिर से मैं रख दूं, जरा ध्यान देना इधर। ये लीजिए, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे, फिर ध्यान, इंसिडेंट रे नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं इसको इस प्लेन के ऊपर लूं तो ये एक ही प्लेन के ऊपर तीनों आ रही हैं, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप कहें सर इधर इस वाले प्लेन पे रखो, तो ऐसे रख लो, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब जरा इधर ध्यान दो ना इस डायग्राम पे, या थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं। देखो मैं इस नोटबुक को अगर ओपन कर दूं, एक प्लेन इसका ये है, एक प्लेन मैं ऐसे कर दूं तो ये होगा। अब ये जो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे हैं वो इस प्लेन के ऊपर है, ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। इस डायग्राम को देखो, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा नॉर्मल, ये रहा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक ही प्लेन पे है। दैट्स व्हाट इट मींस। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, इधर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, सब एक ही प्लेन पर हैं। क्लियर होगी बात, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए जी,
फिर से रिफ्लेक्शन बनाते हैं, बार बार बनाना पड़ेगा। ये रहा स्मूथ सरफेस, ये रहा वेल पॉलिश्ड, और ये हमने कर दी एक इंसिडेंट रे, इधर गिरी, फाइन। इसके ऊपर मैं एक नॉर्मल बना देता हूं, ये रहा हमारा नॉर्मल, ये रही मेरी इंसिडेंट रे, आई रे इंसिडेंट रे, यह नॉर्मल। अब ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, इसे ही तो हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। अब ये लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो कह रहा है ये रिफ्लेक्ट कैसे करती है, यूं ही नहीं कि जैसे मन किया, जैसे मन किया उधर चले गए, नहीं। ये इस ढंग से लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, इस ढंग से रिफ्लेक्ट करेगी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बराबर ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बने। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी यहां से जो ये रे रिफ्लेक्ट करेगी, ये जब ऐसे जाएगी तो ये जो एंगल है बीच में आर, तो हम कहेंगे angle I is equal to angle R. This is the second law of reflection. So second law of reflection क्या कह रहा है मुझे, angle I is equal to angle R. According to the second law of reflection, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection फॉर स्मॉल एंगल्स, बहुत छोटे एंगल्स के लिए हम बात करते हैं इसकी। उस उतनी डिटेल में अभी हम 10th में नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ इतना समझेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जो रे इंसिडेंट हुई वो जिस एंगल पे इंसिडेंट हुई उसके बराबर वाले एंगल पे ही रिफ्लेक्ट करेगी। ध्यान इधर, जो रे इंसिडेंट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट की उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट करेगी। जिस एंगल पर इंसिडेंट हुई उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट करेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हो गए ना दोनों लॉस क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इमेजेस। अब जब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ इमेज बनाएगी, जब रिफ्लेक्ट करेगी तो कुछ इमेज बनाएगी। आप बोलेंगे कैसे इमेज बनाएगी, आपको मैं दिख रहा हूं ना, मेरे ऊपर लाइट पड़ रही है, मेरे से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ रही है, तो आपकी आंखों में मेरी इमेज दिख रही है, तभी तो आप मुझे देख रहे हैं। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, जिसके सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार होते वक्त जब आप मिरर के सामने अपने आप को सजते संवारते हैं ना, तो वहां क्या बन रही है, एक इमेज बन रही है। उस इमेज को देख के आप देख रहे हैं, हाँ मैं आज अच्छा लग रहा हूँ, कपड़े भी बढ़िया हैं, सब एब्सोल्युटली वंडरफुल, देखते ना। हम उस इमेज की बात कर रहे हैं, वो इमेज, वो जो इमेज है वो दो तरह की हो सकती है। इमेज दो तरह की होती है, एक को कहते हैं हम रियल इमेज और एक को कहते हैं हम वर्चुअल इमेज। लेकिन इमेज होती क्या है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, कोई भी रे इमेज कब बनाती है, मेरे से लाइट बाउंस बैक होके आपकी आंखों में पड़ रही है, और वो लाइट रेस बाउंस बैक करने के बाद, यानी रिफ्लेक्टेड रेस वहां पे मिल रही है, रिफ्लेक्टेड रे वहां पर मिल रही है, या ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, या तो सच में ही मिल रही हैं, या ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, हम उस पॉइंट को कहते हैं इमेज। जैसे द पॉइंट वेयर ऑल द रेस, the point where all the rays after reflection और रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद, लेकिन अभी दिमाग में रख लो, पॉइंट वो पॉइंट जहां सारी रेस कब रिफ्लेक्शन होने के बाद या रिफ्रैक्शन होने के बाद या तो एक्चुअली मीट करें या अपीयर्स टू मीट, ऐसा लगे कि मिल रही हैं, मिल नहीं रही होंगी, मिल नहीं रही होंगी, लगेगा कि मिल रही हैं, वहां पे हमें फोटो दिखता है, वहां पे हमें इमेज दिखती है, और उसी को हम इमेज कहते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट इज नोन एज इमेज। वो पॉइंट जहां रेज एक्चुअली मिले रिफ्लेक्शन के बाद। इनके इनके डायग्राम भी करेंगे, अभी समझो। अब ये समझो कि इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, एक और इंसिडेंट रे आई, रिफ्लेक्ट होके चली गई, एक उधर से इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होके चली गई, रिफ्लेक्ट होने के बाद या रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रेस कहीं अगर मिल रही है ना, वो रेस अगर कहीं मिल रही हैं, तो वहां पे बनेगी फोटो आपकी, वहां पे बनेगी इमेज आपकी। यानी जब आप आईने के सामने खड़े हैं ना, जब आप आईने के सामने खड़े हैं, तो आपसे जो लाइट रिफ्लेक्ट होके उस मिरर में जा रही है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर आपकी आंखों में आ रही है, और वहां वो सारी रिफ्लेक्टेड रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं, तो वहां पे आप एक फोटो देख पा रहे हैं, और वो फोटो देख पा रहे हैं आप अपने सामने मिरर में। यानी मिरर में पीछे आप इमेज आपकी कहां मिल रही है, इमेज आपकी बन रही है बिल्कुल मिरर के पीछे, बिल्कुल मिरर के पीछे। वहां पीछे तो लाइट जा ही नहीं सकती, वहां से तो रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आ गई। आप मिरर के सामने खड़े हैं,
आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपको मिरर में अपनी फोटो दिख रही है, जहां आपको अपनी फोटो दिख रही है वहां रेज ऐसा लग रहा है कि मिल रही हैं आपसे टकराने के बाद, वो वहां रेज ऐसा लग रहा है वहां मिल रही हैं, वही इमेज है। ओके, so the point where all the rays after reflection or refraction actually meet or appears to meet is known as image। ये इमेज दो ढंग की हो सकती है, एक होगी रियल और एक होगी इन्वर्टेड। पहले रियल इमेज समझ लेते हैं। द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, सारी चीजें वही है। पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट, जहां सच में ही मिले, जहां रेज सच में ही मिले, उसको हम कहते हैं रियल। रियल मतलब सच, रियल मतलब सच, सच में मिले, रियली मिले, एक्चुअली मिले, तो हम कहेंगे दैट इज ए रियल इमेज। अब आप कहेंगे सर रियल इमेज कहां बनती है? रियल इमेज बनती है जब आप मूवी देखते हैं सिनेमा घर में। वो जो सामने पर्दा लगा हुआ, जिसके चलचित्र जिसको कहते हैं ना, जिसके ऊपर सारे चित्र चल रहे हैं, आप उसके ऊपर मूवी देख रहे हैं, उस पर्दे के ऊपर जो मूवी देख रहे हैं, तो पर्दे के ऊपर रेज एक्चुअली मिल रही हैं, कहीं पीछे से आ रही हैं, पीछे लगा हुआ एक, वहां से वो रेज भेज रहे हैं, वो रेज उस स्क्रीन पर मिल रही हैं, और वहां पे आप देख रहे हैं फोटो, वहां पे आप देख रहे हैं फिल्म, और वो क्या है? रियल इमेज। सो रियल इमेज आपने सिनेमा में देखी है। दिस रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इसका सीधा सीधा टेस्ट क्या है? वो इमेज जो स्क्रीन पर ली जा सके उसे हम रियल इमेज कहते हैं। लेकिन अब आते हैं वर्चुअल इमेज पर। ये रही वर्चुअल इमेज। आप जब मिरर के सामने खड़े हैं, आप जब मिरर के सामने खड़े हैं, तो जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल इमेज, यानी आप मिरर के सामने खड़े हैं, आपसे रेस टकरा के मिरर पर जा रही है। मिरर में कहीं अंदर आपको अपनी फोटो दिख रही है। वो जो फोटो दिख रही है, क्या वहां रेस जा सकती है? नहीं जा सकती, क्योंकि रेस तो फिर से मिरर से टकरा के वापस आ गई है, लेकिन वहां अंदर नहीं जा रही। लेकिन आपको लग रहा है अंदर जा रही है, आपको लग रहा है वो अंदर कहीं मिल रही है। जहां वो मिल रही है वहां आपका फोटो दिख रहा है। तो अब ध्यान में रखना, जहां वो मिल रही है, ऐसा लग रहा है आपको, एक्चुअली मिल नहीं रही है, अपीयर्स टू मीट, अपीयर्स टू मीट, अपीयर, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है, वहां आपकी इमेज बन रही है। तो जब भी आप मिरर के सामने अपना फोटो देखो ना, तो ध्यान में रखना, ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। इमेज है भी और नहीं भी, दिख रही है पर है नहीं, यानी वहां एक्चुअली में वहां पे रेस ऐसा लग रहा है मिल रही है, लेकिन मिल नहीं रही, क्योंकि मिरर के पीछे रेस जाएंगी कहां? बात समझ में आ रही है भाई? क्या आप उस मिरर की इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं? क्या आप मिरर के पीछे कहीं स्क्रीन रख दें तो वो इमेज उस स्क्रीन पर आ जाएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मिरर के पीछे कहां रखेंगे? मिरर के पीछे तो कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में आ रही? ऐसी इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। सो वर्चुअल इमेज क्या हुई? द पॉइंट वेयर ऑल द इंसिडेंट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट, ये इंपॉर्टेंट है, अपीयर्स टू मीट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। तो वो इमेज जिसमें रेस सच में ही मिले वो सच्ची इमेज, यानी रियली मिले वो रियल इमेज, जिसमें वर्चुअली मिले वो वर्चुअल इमेज। यानी इमेज रियल कब होगी? जब रेज एक्चुअली मिले। तो हम इसको डेफिनेशन को सिंपल तरीके से फिर रख देते हैं, बड़े ध्यान से सुनना ताकि समझ में आ जाए। बार बार रिपीट करने का एक ही पर्पस है कि आपको अभी यही इसी वक्त याद हो जाए। इमेज, रियल इमेज, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट इज नोन एज द रियल इमेज। रियली में मिल रही है तो रियल है। दिस रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन, इस रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं। जैसे कि सिनेमा में, फोटो में, आप मूवी देखने जाते हैं, तो सामने स्क्रीन के ऊपर मूवी चल रही होती है, वो स्क्रीन के ऊपर उसे ले सकते हैं, दैट इज अ रियल इमेज। वर्चुअल इमेज, द पॉइंट वेयर ऑल द रेस after reflection or refraction appears to meet is known as the virtual image। जैसे कि प्लेन मिरर जो आप घर में देखते हैं, उसमें जो इमेज बन रही है दैट इज ए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। अब देखो ना, ये इधर बन रही है ना इमेज, इसकी इमेज इधर बन रही है, ये इधर स्क्रीन रख के हम स्क्रीन पे इसको नहीं ले सकते। फाइन, आगे चलते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपके घर में रखा हुआ है। प्लेन मिरर क्या होता है? जिसको देख के आप सजते हैं, संवरते हैं स्कूल जाने से पहले या किसी पार्टी में जाने से पहले, वो प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर क्या होगा? ए हाईली स्मूथ, हाईली वेल पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड मिरर। कोई भी ऐसा सरफेस जो हाईली स्मूथ है, वेल पॉलिश्ड है, रिफ्लेक्ट करेगा चीजों को, वो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है चीजों को, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है, इसलिए हम उसको कहते हैं प्लेन मिरर। Any smooth, highly polished, well polished, reflecting surface is called plane mirror. A plane mirror is highly polished plane surface। कोई भी plane surface हो उसको polish कर दो पीछे से। समझ लेते हैं यार, इधर आते हैं। ये रहा मिरर, ये रहा पॉलिश। जो भी आप मिरर, उसको तोड़ के देखना, अब ऐसे मत करना घर के ड्रेसिंग रूम का
मिरर तोड़ दो, कोई छोटा मिरर ले लेना, उसको खोल के देखना, पीछे देखना पॉलिश किया हुआ है, पॉलिश की वजह से उसमें वेल पॉलिश्ड है, वेल पॉलिश, पॉलिश की वजह से उसमें से चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, आपको इमेज दिख रही है वहां पे। सो ये रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ कि अगर मैंने यहाँ रखा कोई ऑब्जेक्ट, ये रखा ना इधर ऑब्जेक्ट, इधर आ जाते हैं, ये रखा ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से इस ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रेज इधर जा रही हैं, इनफाइनाइट रेज इधर जा रही हैं, जो मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं, इनफाइनाइट रेज जा रही हैं। हमें सारी इनफाइनाइट रेज लेने की जरूरत नहीं है, केवल 2 रेज लेंगे और देखेंगे वो कहाँ मिल रही हैं, जहां मिल रही हैं वहीं इमेज बनेगी। एक रे ले ली हमने, ये रे गई इधर टकराई, जो रे इधर टकराएगी वो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी, जो रे इसके ऊपर इधर टकराएगी वो इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। यार ऐसा कैसे? आपने तो कहा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, इधर ना एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है ना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर किधर है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किधर है, थोड़ा बहुत समझाया है इधर। आइए समझते हैं। देखिए 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 देखिए, ये रहा सरफेस, जो ये हमने एक इंसिडेंट रे बनाई थी, अगर आपको याद हो, ये हमने एक नॉर्मल बनाया था और ये बनाई थी हमने रिफ्लेक्टेड रे। फिर से समझ लो, फिर से समझ लो तो समझ में आ जाएगा। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो भी एंगल इंसिडेंट रे बनाएगी उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करेगी, यानी इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहें। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। लेकिन मेरे को एक चीज बताओ, यहां पे अगर कोई रे इधर नॉर्मली गिर जाए, तो कोई रे इधर नॉर्मल से ही गिर जाए इधर, नॉर्मल भी इस केस में यही है, ध्यान इधर, नॉर्मल तो ये है ही है, लेकिन ये इंसिडेंट रे भी यही बन गई। अब मेरे को बताओ, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना था? हेलो, इधर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना है? नॉर्मल के ऊपर ही जा रही है इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल कितना है? आप कहेंगे सर जो भी एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल इस केस में 0 नहीं हुआ क्या? एंगल है ही नहीं। जो इंसिडेंट रे है यही नॉर्मल है, तो इस यही नॉर्मल है, यही इंसिडेंट रे है। ऐसे समझ लो कि ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे इसी के ऊपर जा रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? 0। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बनाएगी? क्योंकि हमने पढ़ा है भाई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? 0। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 ही होगा तो ये या ऐसे ही तो रिफ्लेक्ट करेगी, इसी रास्ते से वापस आ जाएगी। इसलिए जो रे यहां गई वो उसी रास्ते से वापस आ गई, उसी रास्ते से वापस आ गई। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा इसको, जब मैं यहां से देखूंगा तो मुझे लगेगा कि ये रे ना समवेयर कहीं पीछे से आ रही है, ये रे कहीं पीछे से आ रही है। देखो साथ साथ में इधर भी बनाता हूं मैं, ये प्लेन मिरर, ये इसको मैंने पॉलिश कर दिया, यहां ये आप खड़े हो गए, यहां से गई ये इंसिडेंट रे इधर, एंगल ये नॉर्मल भी है, देखो ये 90 डिग्री एंगल है ना, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे गिर रही है, नॉर्मल पे गिर रही है तो इसी रास्ते से वापस आ रही है, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस केस में दोनों एंगल्स कितने हैं? 0। लेकिन जब मैं यहां से देखूंगा, ये जो आती हुई रे मुझे दिखेगी, ये मुझे रे दिखेगी कि ये कहीं पीछे से आ रही है, किधर से आ रही है नहीं मालूम, ऐसा लगेगा मिरर से पीछे से आ रही है, ये रे वो दिखा। ओके, एक रे और ले लेते हैं, मैंने कहा इनफाइनाइट रेज हैं, सारी नहीं ले सकते, एक रे और लेते हैं, यहां से एक रे गिरी और यहां गिरी। अब जरा ध्यान दो भाई, अब इधर ध्यान देना, बहुत ध्यान देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये इसका क्या है? ये क्या है? ये तो है इसका नॉर्मल 90 डिग्री, ये रहा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये बना रही है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बना रहा है ना एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये रिफ्लेक्ट करेगी तो क्या करेगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये रे यहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल आर के ऊपर जाएगी, ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे, ये रहा एंगल आर, ये नॉर्मल, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। लेकिन जब मैं यहां से देख रहा हूं पीछे, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रे कहीं और पीछे से आ रही है। जब मैं इस रे को ऐसे देखूंगा ऐसे लगेगा ये रे बहुत पीछे से आ रही है। जब मैं इसको देखूं यहां पे, तो क्या ये वो पॉइंट नहीं है जहां ये और ये 2 रेज मिल रही हैं? इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे इन इस लाइट की और रिफ्लेक्टेड रे इसकी अपीयर्स टू मीट, यहां मिल रही हैं, ये देखो यहां मिल रही है। जो भी ये एंगल, जो भी
ये इंसिडेंट, दूसरी हमने इंसिडेंट रे यहाँ गिरी, इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट होगी, ये बन गया एंगल ऑफ आर। लेकिन जब हम यहाँ से देखेंगे हमें लगेगा ये कहीं पीछे से आ रही है और इधर मिल रही है, और जहां अपियर्स टू मीट हो रही है एक्चुअली लग रहा है नहीं, ये तो रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, ये वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके यहाँ चली गई, इधर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब यहाँ से देख रहे हैं तो आंखों को लग रहा है कि ये कहीं पीछे से आ रही है, आंखों को लग रहा है कि यहाँ मिल रही है, मिल नहीं रही, लग रहा है। इसलिए ये हो गई हमारी वर्चुअल इमेज, ये ए पॉइंट की ए डैश इमेज बन गई। ऐसे जितने भी पॉइंट हैं इसके ऊपर सबकी रेस को ड्रॉ करें तो हमारे पास ये बन जाती है इमेज। और ये इमेज कहां बनी? मिरर तो ये है, मिरर तो ये है, ये बिहाइंड द मिरर बनी। इमेज कहां बनी? बिहाइंड द मिरर। कैसी बनी? वर्चुअल। कैसी बनी? वर्चुअल। वर्चुअल मतलब अपीयर्स टू मीट। वर्चुअल इमेज क्या थी? द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू मीट। यहां हो रहा है रिफ्लेक्शन, द पॉइंट वेयर ऑल द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू मीट इज नोन एज द इमेज। इसलिए मिरर के पीछे जाके इमेज बनती है। ये हो गया मिरर से इमेज फॉर्मेशन का ढंग। अब बात करते हैं ये मिरर की इमेज फॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज क्या है इस इमेज की। भाई इधर देखो जरा, इधर देखो। पहली चीज वर्चुअल इमेज है। पहली चीज क्या समझ में आई हमें? ये इमेज क्या है? वर्चुअल इमेज है। एक्चुअली में मिल नहीं रही, ऐसा लग रहा है कि मिल रही है। ओके, द इमेज फाउंड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। भाई ये एक वर्चुअल इमेज। सच एन इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। ऐसी इमेज को हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। इधर पीछे स्क्रीन कहां रखूं? मिरर के पीछे क्या आप स्क्रीन रख सकते हैं? ट्राई करना यार, घर में रख सकते हो तो उधर कमेंट में रखना, कमेंट में बताना जिसके ऊपर इमेज आ जाए, जिसके ऊपर इमेज आ जाए। ये क्लियर हुआ? ओके। दूसरी चीज आते हैं, इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इरेक्ट का मतलब सीधी। आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो ऐसा तो जहां आपका सर है वहीं इमेज में आपको अपना सर दिखता है, जहां आपके पैर हैं वहीं आपको अपना पैर दिखता है। ऐसा उल्टा तो नहीं हो जाता कि आप मिरर के सामने खड़े हैं और सर नीचे और पैर ऊपर। प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, सर नीचे और पैर ऊपर, तो इन्वर्टेड होगी, तो उल्टी होगी। लेकिन ये सीधी दिख रही है और सीधी इमेज को कहते हैं इरेक्ट। सो इमेज फॉर्म इन ए प्लेन मिरर इज ऑलवेज इरेक्ट। सीधी है तभी तो हम उसमें अच्छे से सज समर पाते हैं। अगर वो सीधी ना दिखे, उल्टी दिखे तो क्या, खुद ही सोचो क्या होने वाला है। फाइन। Okay, the image in a plane mirror is of the same size as that of the object. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज h है तो इमेज भी उतने ही साइज की बनेगी। यानी साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज इन ए प्लेन मिरर। कम ऑन, ध्यान इधर। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, जितना आपका साइज है ना, जब आप अपनी फुल इमेज किसी प्लेन मिरर में देखेंगे तो उस इमेज का साइज नापोगे तो उतना ही होगा जितना आपका है। ये क्लियर होगी बात? समझ में आ गई? तो ये होगी हमारी क्या बात होगी कि हाइट ऑफ इमेज h इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज h डैश। ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू द हाइट ऑफ इमेज। जैसे आपको अच्छा लगता है, हमने इधर h डैश से लिखा है, आप भी h डैश से लिख सकते हो। क्लियर होगी बात? अगली प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं। इमेज फाउंड बाय ए प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जितनी दूर आप प्लेन मिरर से खड़े होंगे, ओके, ये है हमारा प्लेन मिरर, आप यहां खड़े हैं, ये रहा आपका डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को हम u से भी डिनोट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूर है? u। जो इमेज बनेगी वो जो बन रही है, तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा और इसको हम, इमेज का डिस्टेंस भी उतना ही होगा। ये बात समझ में आई? इसको बोल देते हैं हम v। तो हम ये कह सकते हैं कि u इज ऑलवेज इक्वल टू v, यानी इमेज डिस्टेंस इज ऑलवेज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इमेज डिस्टेंस। जितनी दूर आप मिरर में के सामने खड़े हैं ना, ध्यान देना, गौर देना, अब से देखना, उतनी ही पीछे, ठीक उतने ही डिस्टेंस पे आपको आपकी इमेज दिखती है। क्लियर होगी बात? फाइन। द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्टेड। इसको समझ लेना भाई, लेटरली इन्वर्टेड बहुत बार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेटरली इंपॉर्टेंट तो सभी हैं। दैट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स द राइट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा। एक काम करना ना, मिरर के सामने खड़े होना, अपना राइट हैंड हिलाना। जब आप अपना राइट हैंड हिलाएंगे, आप ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट का राइट हैंड है, लेकिन आप शीशे में देखेंगे इमेज के हिसाब से तो इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रही होगी।
नहीं समझ में आया? फिर से देखो, मिरर के सामने अभी खड़े हो जाओ, अपना राइट हैंड उठाओ और इमेज को देखो, और देखो इमेज अपना कौन सा हाथ उठा रही है, तो आप देखेंगे इमेज अपना लेफ्ट हैंड उठा रही है। इमेज के हिसाब से वो लेफ्ट हैंड है, आपके हिसाब से वो राइट हैंड है। Laterally inverted, in right hand becomes the left hand becomes the right side becomes the left side becomes the right side। ये बात समझ में आ रही है? अब देखना ध्यान से तो बात समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम laterally inverted। ऑलराइट, और जो लेफ्ट है वो राइट दिखेगा, राइट है वो लेफ्ट दिखेगा। फिर से, जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखेगा इमेज में, और जो आपका राइट हैंड है वो इमेज में आपको लेफ्ट दिखेगा, यानी लेटरली इन्वर्टेड। सो फटाफट फिर से इसको समराइज कर देते हैं। पहली चीज क्या है? पहली चीज, इमेज इज ऑलवेज वर्चुअल। दूसरी चीज, इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। किस 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 इमेज की बात कर रहे हैं हम? प्लेन मिरर में जो इमेज बन रही है उसकी। तो ऑलवेज इरेक्ट, सीधी होगी। सेम साइज होगा, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतनी ही साइज की इमेज बनेगी। जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे इमेज बनेगी, और जो इमेज बनेगी वो लेटरली इन्वर्टेड होगी, यानी ऑब्जेक्ट का राइट साइड इमेज का लेफ्ट साइड बन जाएगा, और ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड इमेज का राइट साइड बन जाएगा। ये रही प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आती हैं एग्जाम में कभी कभी। सो ध्यान से याद कर लो, अभी हो जाएंगी वैसे तो याद। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं तो बात बनेगी। इफ एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 10 centimeter in front of a plane mirror, how far would it be from its image? भाई ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर बना लेते हैं। समझ में तो आ गया, ये तो आपको तो समझ में आ गया, मुझे ये पक्का पता है। ये रहा हमारा प्लेन मिरर, इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर यहां पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ये कह रहा है ये ऑब्जेक्ट यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। हाउ फार वुड इट बी? ये ऑब्जेक्ट कितना दूर होगा इसकी इमेज से? सवाल इधर समझना, ये ऑब्जेक्ट अपनी इमेज से कितना दूर होगा? भाई हमें वो याद आया ना, क्या याद आया हमें कि इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट जितनी दूर होगा इमेज उतनी ही दूर बनेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो इमेज भी कहीं यही बनेगी, और मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। अब सवाल पढ़ लो। अब ये पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट इमेज से कितना दूर बनेगा, इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बनेगी, या ऑब्जेक्ट इमेज से कितना दूर है। तो भाई 10 सेंटीमीटर रहा, ये 10 सेंटीमीटर रहा, ये इसको अगर मैं ऐड कर दूं तो 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना वो 20 सेंटीमीटर होगा। बात समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है। अगर बात समझ में आ रही है तो नीचे लिख देना, समझ में आ रही है नीचे लिख देना डन, गॉट इट, ऐसे लिख देना कमेंट में कि गॉट इट। गुड, आगे बढ़ते हैं। स्टेट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर। अभी तो की इतनी सारी, ऐसे क्वेश्चन आएगा इसलिए क्वेश्चन दिया है, तो आप इसको कर लेना भाई। ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल भी है इरेक्ट भी है। सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है उतने की इमेज बनेगी। एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी और सेम डिस्टेंस पे बनेगी, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। लेटरली इन्वर्टेड भी होगी, यानी लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट का इमेज का राइट साइड बन जाएगा, और राइट साइड ऑब्जेक्ट का इमेज का लेफ्ट साइड बन जाएगा। क्लियर, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, और ये रहा आपके लिए होमवर्क। ये मैं आपको करके नहीं दूंगा, बहुत आसान है। इसमें जितनी भी चीजें हैं सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। इसको नोट डाउन कर लो, और करना क्या है आपको, ध्यान इधर देना। करना ये है कि इसके जो आंसर्स है ना, हेलो इधर बच्चों, आप इसे करो, इसके आंसर्स आपने कमेंट में लिखने हैं मेरे को। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट में मेरे को लिख कर देने हैं। तो ये था बेसिक जो मैंने आपके पास लाइट के बारे में पहुंचाया। अगले लेक्चर में हम स्फेरिकल मिरर्स की बात करेंगे, स्फेरिकल मिरर्स की। इन स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, उसके नियम कानून कैसे हैं, उसमें इमेज कैसी कैसी बन सकती है, उस बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।